स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में जो आज हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है वो है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के संबंध में क्या क्या आते हैं, इसके पहले मैंने सारी बातों को आपको समझाया है। संघीय कार्यपालिका में आने वाले जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, महान न्यायवादी है, इन तमाम सारे तत्वों को मैंने समझाया था। इसमें सबसे पहली जो हम लोग मुद्दा आज शुरू करने वाले हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों पे यानी संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यहाँ से हम लोग अपनी क्लास का संचालन करेंगे। क्लास का संचालन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक उपलब्ध करवाता रहो। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों से संबंधित हम लोग बातचीत करने वाले हैं। यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो हम लोग बातचीत पढ़ेंगे, हम लोग उस शख्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं जिस शख्स को भारत का प्रथम नागरिक के रूप में देखा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक ये कहलाता है, यानी कि भारत का पहला नागरिक अगर देखा जाए कौन है तो हम लोग कहेंगे कि वो राष्ट्रपति होता है। इसी से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति वो ब्रिटेन के जो राजा होते हैं उन्हीं की अवधारणा को कहीं न कहीं फॉलो करते हुए भारत में राष्ट्रपति पद को भी एक नाम मात्र के पद को लाया गया है, जिसका उल्लेख हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया है कि भारत में एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ भारत का राष्ट्रपति होगा। ब्रिटेन के देशों से लेकर के आया जो राष्ट्रपति जैसी अवधारणा, वहां के राजा की तरह यहाँ राष्ट्रपति को हम लोग नियुक्त करते हैं, वो हम लोग यहाँ राष्ट्रपति पद को लाए हैं। इन दोनों देशों की तुलना अगर किया जाए तो वहां के राजा और भारत के राष्ट्रपति के बीच में एक खास अंतर दिखाई देता है। ब्रिटेन का जो साम्राज्य होती है वो जनता के द्वारा देखा जाएगा तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होती बल्कि वंशानुगत होती है। वहीं पे भारत के राष्ट्रपति को देखा जाएगा तो निर्वाचित होता है और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो ब्रिटेन के साम्राज्य और भारत के राष्ट्रपति के बीच में एक मूलभूत अंतर ये दिखाई देता है और यही कारण है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के ही नाते भारत एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जैसे एक देश दिखाई देता है। तो हम लोग चलते सीधे पढ़ने के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों में। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो मुद्दा पढ़ेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद 52 से। क्या कहता है अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के संबंध। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है इसमें सीधे सीधे लिख दिया गया है कि भारत जो देश है यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि जो भारत देश है उस देश में एक राष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात करता है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। तो 52 से रिलेटेड बस आपको यही जानना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं पे हम लोग भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 53 को लेकर के देखें तो जो अनुच्छेद 53 है ये कहता है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति 52 में बना है उससे ताल्लुकात रख करके 53 क्या कहता है। 53 ये कहता है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति होगा उसके अंदर सारी कार्यपालिका शक्ति समाहित होंगी। कार्यपालिका संबंधित जितनी सारी देश की शक्तियां होंगी उन सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के अंदर समाहित होंगे और भारत का राष्ट्रपति चाहे तो अपनी कार्यपालिका संबंधित शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या तो दो प्रकार के अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकता है। वो दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारी कौन है, तो एक शासन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो एक वास्तविक कार्यपालिका दिखाई देती है जो प्रशासन के दृष्टिकोण से होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जो शासन के दृष्टिकोण से होती है। इन सारी मुद्दों को जरा हम लोग समझते हैं। 53 क्या कहता है, तो 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के संघ की, ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, शक्ति
राष्ट्रपति में समाहित होगा, राष्ट्रपति में समाहित होगा, ये बात लिखना है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसमें दूसरी बात हम लोग क्या जानेंगे, यानी कि संघ की जितनी सारी कार्यपालिका संबंधित शक्ति है वो राष्ट्रपति में समाहित होगा। यहीं पे ये भी बात लिखा गया है कि अपने इस कार्यपालिका संबंधित शक्ति का प्रयोग, अगर इसके प्रयोग की बात किया जाए तो प्रयोग में कहा गया है स्वयं राष्ट्रपति कर सकता है, स्वयं राष्ट्रपति चाहे तो इस कार्यपालिका संबंधित शक्ति का प्रयोग कर सकता है स्वयं राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि इसका प्रयोग चाहे राष्ट्रपति तो अपने 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकता है। तो 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारी कौन है, 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकता है। अधीनस्थ यहाँ लिखिएगा अधिकारियों के द्वारा करा सकता है। ये 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारी कौन है, तो एक जो अधीनस्थ अधिकारी दिखाई देता है वो होता है प्रशासन के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक प्रशासन के दृष्टिकोण से है और एक है शासन के दृष्टिकोण से। शासन के दृष्टिकोण से, जो प्रशासन के दृष्टिकोण से कार्यपालिका का आदमी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक तरह से वास्तविक कार्यपालिका बोलते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। और जो शासन के दृष्टिकोण से होता है इसको वास्तविक के जगह हम लोग कह सकते हैं अस्थायी कार्यपालिका, लिखिएगा अस्थायी कार्यपालिका। और शासन के दृष्टिकोण से जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, अस्थायी कार्यपालिका इसको हम लोग बोलते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें प्रशासन समाहित होता है और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसमें शासन समाहित होता है। प्रशासन समाहित होने का मतलब ये हुआ कि जितने सारे पद निकलते हैं, जितने सारे, जैसे आप आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, जितने सारे गजेटेड ये पद होते हैं ये सारे पद एक तरह से कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। एक डीएम को देखेंगे, एक एसपी को देखेंगे, वो कार्यपालिका का ही अंग है, लेकिन वो अस्थायी कार्यपालिका का अंग होता है। राष्ट्रपति चाहे तो अस्थायी कार्यपालिका यानी कि डीएम और एसपी जो होते हैं इनके माध्यम से अपने कार्यों का संचालन कर सकता है। वहीं पे अस्थायी कार्यपालिका देखा जाए तो यहाँ शासन समाहित होता है और शासन का समाहित होना मतलब मंत्रिमंडल के सहयोग से, चाहे जो राजनीतिक नेता होते हैं, शासन का मतलब होता है राजनीतिक नेताओं की बात कर रहा है, प्रशासन का मतलब अधिकारियों की बात कर रहा है। तो अस्थायी कार्यपालिका जो होता है, अस्थायी कार्यपालिका इसमें शासन समाहित होते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रपति यहाँ पे चाहे तो मंत्रिमंडल के सहयोग से चाहेगा, मंत्रिमंडल के सहयोग से ले सकता है। और यहाँ पे जितने गजेटेड पद होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, ऐसे तमाम सारे इनके सहायता से अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है। यानी कि 53 को हम लोगों ने ये समझा कि जो केंद्र की कार्यपालिका होगी, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में समाहित होगी और राष्ट्रपति चाहेगा तो इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करा सकता है। ये 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से होते हैं और एक शासन के दृष्टिकोण से होते हैं। जो प्रशासन के दृष्टिकोण से होते हैं इनको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं और जो शासन के दृष्टिकोण से होते हैं इसको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका होता है प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें सारे गजेटेड अधिकारी रखे जाते हैं और जो शासन के दृष्टिकोण से होता है इसमें मंत्रिमंडल समाहित किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो इन अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यपालिका शक्ति को पूरा कर सकता है या चाहे तो मंत्रिमंडल की सहायता से अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों को वो कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के बाद अगर हम लोग ध्यान रखें अनुच्छेद 54 से संबंधित मुद्दों पे, तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है इसमें स्पेशल राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया गया। अभी 54 के बाद जब हम लोग 55 पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि निर्वाचन जो राष्ट्रपति का किया जाता है वो निर्वाचन की रीति क्या है, कौन सी प्रक्रिया के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
54 अभी ये कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये मुद्दों पे बातचीत करता है, तो यहाँ लिखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के मुताबिक इस बात को कहा गया है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होगा। मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की तरह यहाँ वंशानुगत पद नहीं चलेगा कि राष्ट्रपति का लड़का ही राष्ट्रपति होगा, जैसे ब्रिटेन में चलता है राजा का लड़का ही राजा होगा। इस तरह की अवधारणा भारत में नहीं अपनाई गई है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उनको निर्वाचन की आवश्यकता पड़ेगी, चुनाव उनको लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको जरा समझा जाए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदारी लेते हैं? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचन में 3 जगह से लोग जाते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी संसद के जो 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित, केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य को एंट्री नहीं दिया जाता। फिर राज्य जो होती है, उन राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं, उस राज्य के विधानसभाओं में चुने हुए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। और राज्यों की जो विधान परिषदें होती हैं वहां से अगर देखा जाए तो न तो निर्वाचित सदस्य जाता है और ना ही मनोनीत सदस्य वहां से जाते हैं। तो यहाँ से सवाल कैसे बनाएगा उसको जरा हम लोग लिखते हैं। इसमें सबसे पहला बात ये लिखा जाएगा संसद के दोनों सदन, मतलब एक लिखिएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लिखिएगा। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा लिखिएगा जो लोकसभा होता है, लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा जाएगा कि जो विधानसभा होता है, इस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के प्लस राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य जा रहे हैं। तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है उसको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक चीज यहाँ और ध्यान देने वाली बात है कि अभी मैंने लिखा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर मैंने लिखा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्य के जो विधानसभा होती है, क्या केंद्र शासित प्रदेशों के जहां विधानसभाएं हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो बिल्कुल यहाँ हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो 17वां संविधान 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक नया प्रावधान लाया गया कि जो संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को समाहित किया गया, तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभाएं हैं उस दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो अगली बात आप ये लिखेंगे कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो दिल्ली प्लस लिखिएगा पुडुचेरी, दिल्ली प्लस पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात आप अगला लिखिएगा। ये जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, ये प्रावधान कब आया तो आप याद रखिएगा 17वां संविधान संशोधन, 17 यहाँ लिखना आपको, 17वां, 17 मत लिखिएगा, 17 नहीं लिखना, 70 लिखना हम लोगों को। 17वां संविधान जो संशोधन हुआ है 1992 में, तो 17वां संविधान संशोधन 1992 में ये प्रावधान लाया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा जो होंगी केंद्र शासित प्रदेशों में, ये दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को इस 54 से रिलेटेड और क्या जानना है वो आपको यहाँ देखा जाए
यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो ये सदस्य भाग ले रहे हैं, राज्यसभा, याद रखना आपको, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जा रहे हैं, लोकसभा के निर्वाचित जा रहे हैं, विधानसभा के निर्वाचित जा रहे हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जा रहे हैं। और ये प्रावधान कब आया है? तो 17वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ये प्रावधान इसी समय आया। जो राष्ट्रपति पद होता है ये चुनाव लड़ने के लिए गांव के प्रधानों की तरह ये नहीं होता है, या पंचायत सदस्य गणों की तरह नहीं होता है कि जिसकी मर्जी हो वो चुनाव के लिए खड़ा हो जाए। इसके लिए किसी व्यक्ति को, अगर भारत का किसी नागरिक को, भारत का कोई मूल अगर नागरिक है, वो चाहता है कि भारत का राष्ट्रपति हम बने, तो इसके लिए कुछ चुनाव लड़ने से पहले उसको शर्त को पूरा करना पड़ता है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जो व्यक्ति ये वोट डालने जा रहे हैं, इन सारे व्यक्तियों में से 50 सदस्य जो होंगे, यानी कि प्रस्तावक के रूप में देखा जाए, ये जो वोट डालने के लिए व्यक्ति जा रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा, इन सारे जगहों के जो निर्वाचित सदस्य जा रहे हैं, इसमें से कम 50 सदस्य जो हों, वो 50 सदस्य प्रस्तावक हो। ये बात कहें कि किसी व्यक्ति को आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर 50 सदस्य ये कह दिए, तो इनके कहने के बाद इस 50 सदस्य के अलावा इसमें से 50 दूसरे सदस्य जो हों वो अनुमोदन करने वाले हों, अनुमोदक हों। अनुमोदक का मतलब होता है समर्थन करने वाले। समर्थनकर्ता जो हों वो भी 50 सदस्य होने चाहिए। अगर 50 सदस्य मिलकर के ये कह रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, और उन 50 के अलावा 50 और सदस्य इसमें से कह रहे हैं कि हाँ आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि वो समर्थन करते हो। अगर इस तरह से किसी के सामने इस तरह की बात जाती है, मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, इस राम नाम के व्यक्ति को 50 लोगों ने कहा भैया आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस बार खड़े हो जाइए। इस 50 को छोड़ के अलग से 50 आएंगे, कहेंगे ये हाँ में हाँ मिला जाए कि हाँ आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये राम नाम का जो व्यक्ति होगा ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगा। जीतेगा नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं है गांव में प्रधान के चुनाव चले, जिसके मन हुआ वही उठा लिया, अपना चुनाव चिन्ह ले लिया और खड़ा होकर प्रचार करना शुरू कर दिया। इस तरह से नहीं चलेगा। यहाँ पे 50 समर्थक हो, 50 प्रस्तावक हो, और ये 100 सदस्यों को जो पूरा करेगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लायक होगा। उसके बाद वो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। अब वो जीतेगा कि हारेगा वो तो उसकी छवि बताएगी। ये जो प्रावधान है 50 सदस्यों का, ये प्रावधान पहले नहीं था। ये प्रावधान अगर देखा जाए तो ये 1977 में प्रावधान आया है। 1977 से पहले की अगर अवधारणा को देखा जाए, 1977 से पहले की अगर अवधारणा देखा जाए तो पहले जो प्रस्तावक थे वो 50 सदस्य नहीं थे। प्रस्तावक जो थे वो केवल 10 लोग थे, और अनुमोदक जो थे वो भी केवल 10 लोग थे। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि पहले 50 सदस्य नहीं, पहले 10 सदस्य प्रस्तावक होते थे और 10 सदस्य अनुमोदक होते थे। 1977 के बाद ये व्यवस्था लाया गया कि 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में काम करेंगे। 54 से संबंधित आपको जो निर्वाचन में मैंने बताया, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर इसके बाद मैंने बताया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये प्रावधान 17वां संशोधन 1992 में आ रहा है। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 1977 से पहले ये प्रावधान नहीं था। ये 10 सदस्य प्रस्तावक और 10 अनुमोदक के रूप में था। अब इस 54 से रिलेटेड मैं आपको और बातें क्या बताता, कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो पहला बात आप लोगों को ये जानना है कि जो राज्यसभा होता है, उस राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं लेते हैं। पहला बात आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात आपको जानना है कि जो लोकसभा होता है, इस लोकसभा के जो निर्वाचित जो मनोनीत सदस्य होंगे, लोकसभा के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को जानना है कि राज्यों की जो विधानसभा होती है,
इस विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और चौथा जो आप लोगों को याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो राज्य विधान परिषद होती है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित याद रखिएगा, प्लस मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि कौन भाग नहीं लेगा, कौन चुनाव में भाग नहीं लेगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा, इससे संबंधित आपको सवाल याद रखना है। कौन चुनाव में भाग नहीं ले रहा है, तो मैंने लिखा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो होंगे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और साथ ही साथ राज्य विधान परिषद के निर्वाचित, याद रखिएगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य यहाँ भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। आपको इतनी सारी बात अनुच्छेद 54 से याद रखना। मैंने 52 आपको बताया राष्ट्रपति होगा, 53 मैंने बताया कार्यपालिका शक्ति होगा, स्वयं राष्ट्रपति प्रयोग करे या 2 प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराए। प्रशासन और शासन यानी कि अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका को मैंने समझाया। 54 मैंने बताया आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा, इन सारे जगहों के निर्वाचित सदस्य जाएंगे। और दिल्ली पुडुचेरी का प्रावधान मैंने 17वां 1992 बताया, प्रस्तावक बता दिया, अनुमोदक बता दिया। फिर मैंने 1977 से पहले क्या घटना था ये बताया। और ये आपको एकदम याद रखना है कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो एक याद रखना राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, दूसरा याद रखना आपको लोकसभा के मनोनीत सदस्य, तीसरा याद रखना विधानसभा के मनोनीत सदस्य, और चौथा आपको याद रखना है कि विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो 54 से रिलेटेड आप ये याद रखिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ संविधान के अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान है। इतनी सारी बातों का चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। संविधान के अनुच्छेद 55 को अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है, 54 के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 55 से संबंधित मुद्दों पे क्या कहता है। अनुच्छेद 55 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुद्दों पे बातचीत कर रहा था। वहीं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताता है, प्रक्रिया को बताता है कि आखिर में भारत का जो राष्ट्रपति होगा, जिसको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो वोट दे रहे हैं, वो वोट कैसे देंगे, किस तरह से, क्या गांव में जो हम लोग जो अन्य चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं उस तरह से वोटिंग चलता है, या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई अलग प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बिल्कुल अलग प्रावधान है। जैसे हम लोग गांव में प्रधान या सांसद विधायकों को जिस तरह वोट देते हैं उस तरह से वोटिंग नहीं चलता। कुछ यहाँ पे अलग प्रणाली अपनाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, उसको हम लोग समझते हैं। यानी कि अनुच्छेद 55 से रिलेटेड मैं सारी मुद्दों पे आपसे बातचीत करता हूँ। 55 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। तो इससे हम लोगों को क्या क्या समझना है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की ये बात कर रहा है। निर्वाचन की रीति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगा, इससे संबंधित ये बातचीत कर रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हम लोगों को पहले तो 2 बात याद रखना है, दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला बात ये याद रखना है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होता है। एक हम लोगों को याद रखना है एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत याद रखना। इन दोनों शब्दों को मैं समझाता हूं, जब तक ये दोनों शब्द नहीं समझ पाएंगे शायद आप अनुच्छेद 55 को नहीं समझ पाएंगे। एकल संक्रमणीय मत लिखा है और दूसरा बात यहाँ लिखा गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति लिखा गया। ये दोनों शब्द क्या कहते हैं जरा इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आप अनुच्छेद 55 को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें यह कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उस राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाएगा।
यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। ये दोनों शब्द क्या होते हैं, इन दोनों शब्दों को बताने से पहले एक बात यहाँ और समझना आपको जरूरी है, तब मैं इन दोनों शब्दों को एक चार्ट बना करके बताता हूँ कि असल में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। उसके लिए मुझे एक फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। इससे पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें जाता कौन है वोट डालने के लिए। तो मैंने अभी बताया कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सांसद और विधायक जाते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब ये हुआ उनको हम लोग सांसद कहते हैं। और मैंने कहा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों को हम लोग विधायक के नाम से जानते हैं। यानी कि मोटे तौर पे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो शख्स भाग ले रहे हैं, एक सांसद ले रहा है और दूसरा विधायक ले रहा है। और जो सांसद विधायक होते हैं उनके वोट की ताकत को अनुमान अगर लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हर राज्यों की आबादी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। कोई राज्य में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, किसी राज्य में बहुत कम जनसंख्या है। तो एक सांसद या एक विधायक के वोट की ताकत आपको निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस फार्मूले को नहीं निकाला जाए तो शायद राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देगा। कोई ज्यादा मत मूल्य लेने वाला व्यक्ति होगा और कोई बहुत कम औकात की व्यक्ति होगा और दोनों को एक बराबर नजर से देखा जाएगा। इसके लिए हमारा संविधान ये कहता है कि अगर एक विधानसभा के सदस्य का हम मत मूल्य निकालें तो एक विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये अलग से मैं जो बात लिख रहा हूँ इसको बस आप ऐसे समझते चलिएगा, बाकी मैं समझाऊंगा। ये बात आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी ये आपको स्पेशल समझना। तो यहाँ हम लोगों को पहला चीज क्या देखना है, पहला हम लोगों को ये देखना है, इसमें यहाँ पहला दूसरा मैं लिख दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे आप ABCD का कोडिंग करिएगा। यहाँ E जो है इसमें हम लोगों को ये लिखना है कि एक जो विधानसभा होता है उस एक विधानसभा में उपस्थित जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके मत मूल्य को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा एक विधानसभा के मत मूल्य को हम लोगों को निकालना। एक विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनके हम लोगों को मत मूल्य को निकालना है। एक विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य को हम लोग देखते हैं। तो एक विधानसभा के यहाँ सदस्य भी लिखिएगा, सदस्य के मत मूल्य लिखिएगा, के मत मूल्य, इसको हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जिस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य हम निकालना है उस राज्य की पूरी जनसंख्या को हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो एक विधानसभा मतलब हम यहाँ पे सपोज करिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य हम निकालना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के पास वोटिंग की ताकत, पावर, औकात कितनी है, इसको हमें जानना है। तो हमें इसके लिए उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या लेना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा राज्य की कुल जनसंख्या, यहाँ लिखिएगा राज्य की कुल जनसंख्या हमें लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य से कितने ज्यादा निर्वाचित विधायक गए। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के हम सदस्यों के मत मूल्य निकाल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या हम ले लेंगे और उत्तर प्रदेश से कितने विधायक जीत करके जा रहे हैं उनकी संख्या हम ले लेंगे। यानी कि कहेंगे कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, कहेंगे कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, विधानसभा में जो बैठते हैं विधायकों की संख्या। और इससे हम क्या करेंगे, 1000 से आपको भाग दे देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये जो प्रक्रिया आप अपनाएंगे, इस प्रक्रिया से आप एक विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य को आप निकाल सकते हैं। वहीं पे हम एक संसद सदस्य के मत मूल्य को निकालना चाहें,
हम विधानसभा के मत मूल्य को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस राज्य के, जिस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या आपको लेना है और उस राज्य में कितने विधायक जीते हैं उनकी संख्या से आपको भाग दे देना है। साथ ही साथ 1000 से भी आपको क्या करना है, भाग देना। ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट जो आएगा वो आपको एक विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य को बताएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे एक संसद सदस्य के मत मूल्य की बात करें, अगर यहाँ पे बी में हम लोग लिख लें एक संसद सदस्य का मत मूल्य, यहाँ देखते हैं हम लोग एक संसद सदस्य का मत मूल्य, तो लिखेगा एक संसद सदस्य का मत मूल्य अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या न लेकर के हम लोग क्या करेंगे, विधायकों का लेंगे, विधायकों का मत मूल्य लेंगे। जो विधायकों का हमने यहाँ मत मूल्य निकाला है उन विधायकों का मत मूल्य यहाँ लिया जाएगा। विधायकों का मत मूल्य आप ले लीजिए, कितना मत मूल्य आया है, और इसके साथ ही साथ विधायकों के मत मूल्य के साथ ही साथ संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य कितने गए हैं उनको आपको लेना होगा। यानी कि संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित यहाँ लिखेगा कुल निर्वाचित सदस्य की बात करिएगा, कुल निर्वाचित सदस्य यहाँ लिखिएगा, और इसको भी आपको क्या करना है, भागा 1000 कर देना है। जो आपको रिजल्ट आएगा वो एक संसद सदस्य का मत मूल्य निकलेगा। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकलेगा। तो ये डाटा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि राज्य की जनसंख्या बहुत है, लोग बहुत ज्यादा जीते रहते हैं, तो इसको साल में यहाँ नहीं करना है क्योंकि किसी राज्य के हिसाब से हमें साल में नहीं करना। बस ये परिभाषा आपको याद रखना है, ये सवाल में सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको स्पेशल बातचीत करने वाला हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति में मैंने लिखा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी मत, ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर इतनी सारी बात को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाता हूं एकल संक्रमणी मत क्या होते हैं और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होते हैं, इस पे मैं आपसे बातचीत करता हूं। अगर हम लोग देखें एकल संक्रमणी मत को, अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग समझते हैं एकल संक्रमणी मत ये क्या होता है, फिर मैं बताता हूं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होता है। एकल संक्रमणी मत का मतलब होता है कि वरीयता क्रम में वोट को दीजिए। वरीयता क्रम में वोट देने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ा है, 4 व्यक्ति मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, मैं चारों को ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ पे ए रख लेता हूँ, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। ये चारों जो व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए चारों लोग खड़े हैं कि हम भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा मान के चलिए आप, कुछ समय के लिए ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो अब ये जो चारों लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो 4 व्यक्ति खड़े हैं, इन चारों व्यक्तियों को वोट देना पड़ेगा। सामान्य तौर पे हम लोग ये देखते हैं गांव में मान लीजिए चुनाव हुआ विधानसभा का, आप जाएंगे जिस पार्टी का सदस्य आपको सबसे अच्छा लगेगा उसको ऊपर बटन दबाएंगे, घर चले आएंगे, बाकी पार्टी से आपको लेना देना नहीं रहता। आप जाएंगे गांव में जो प्रधान वगैरह का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, उसको वोट अगर देने आप जा रहे हैं तो 4-5 मुखिया जितने खड़े रहेंगे उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसके ऊपर बटन दबाएंगे, पर्चा पे मोहर मारेंगे या बटन दबाएंगे, उसके बाद आप घर चले आएंगे। बाकी जो होंगे मेंबर उनसे आपको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको वोट अगर देना है तो सारे व्यक्तियों को आपको वोट देना पड़ेगा। यानी कि आप मान लीजिए विधानसभा के विधायक हैं, चाहे मान लीजिए आप लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, आप अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए जा रहे हैं और आपके सामने 4 व्यक्ति खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो आपको वोट जो देना होगा वो चारों को वोट देना पड़ेगा। लेकिन वोट जो देंगे आप वो वरीयता क्रम में देंगे। जो वरीयता क्रम में मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगेगा उसको 1 नंबर देंगे, जो उससे थोड़ा खराब आपको लगेगा या आप उसको कम पसंद करते हैं उसको 2 देंगे, किसी को आप एकदम कम पसंद करते हैं, थोड़ा उससे कम पसंद करते हैं 3 देंगे, और किसी को सबसे कम पसंद करते हैं तो वोट उसको भी आपको देना, लेकिन उसको 4 नंबर
नंबर देंगे। तो जो ये चारों को वोट दिया जाता है उसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत, यानी कि वरीयता क्रम में वोट देना। आपको वोट सभी लोगों को देना है, मस्ट है। आप ऐसा नहीं है कि किसी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, आपको नंबर के वरीयता में सारे व्यक्तियों को वोट देना रहेगा जितने कैंडिडेट खड़े रहेंगे। अभी हम इसको बता रहे हैं वोटों को गिना कैसे जाता है, जब सबको आप वोट देंगे तो गिनती कैसे किया जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये कहता है कि मान के चलिए अगर 1000 टोटल कैंडिडेट है, 1000 टोटल सदस्य हैं, टोटल लोग 1000 सदस्य, अनुपात के हिसाब से क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है वोटों का, भी मैं उसको बता रहा हूँ। तो इस 1000 में 500 प्लस 1 जो वोट पाएगा, यानी कि सीधे सीधे कहा जाता है 50% प्लस 1 वोट जो पाएगा वही राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कम पा गए, जैसे प्रधान का चुनाव कहीं और हुआ, कितना वोट हो कितना हो, बस जितने लोग लड़े हैं उसमें से 2-4 वोट कोई ज्यादा पा गया, 1 वोट ज्यादा पा गया, वो प्रधान बन गया। इस तरह से यहाँ नहीं होगा। मान के चलिए गांव में प्रधान का चुनाव अपने लड़े, 100 लोगों ने वोट डाला था, किसी को 40 दे दिया, 100 वोट टोटल पड़ा था, किसी को 40 मिला, किसी को 30 मिल गया, किसी को 20 मिला, किसी को 10 मिला। अब जो 40 पाया रहेगा वो सीधे प्रधान बन गया। लेकिन यहाँ अगर यही चुनाव राष्ट्रपति का रहता और 100 लोगों ने वोट डाला होता और कोई 40 वोट पाता, कोई 30, कोई 20, कोई 10, तो यहाँ किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि ये कहा जाता कि आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन कर ही नहीं रहे, यानी कि आपको कुल वोट का 50% प्लस 1 वोट किसी को मिला ही नहीं है, यानी कि कोई इसमें 51 वोट पाया ही नहीं, इसलिए कोई राष्ट्रपति यहाँ बनने के लायक नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अन्य चुनावों से बहुत अलग थलग दिखाई देता है। जरा इसको हम लोग समझते हैं। आपको ये समझना, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? वोट सबको आपको देना, अनुपात के हिसाब से वोटों को बांट दिया जाता है और 500 यानी कि 50% प्लस 1 वोट जो पाएगा वही होगा राष्ट्रपति, वही विनर होगा, वही देश का राष्ट्रपति होगा। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में आपको समझना। अब हम लोग समझते हैं, मान लीजिए ABCD ये 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं और इसमें से 4 लोग ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं और सांसद विधायक गए वोट देने के। मान लीजिए कोई सांसद गया, किसी को A बड़ा पसंद आया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसी ये सबसे ज्यादा उसको पसंद आया। B कम पसंद आया तो 2 दिया, C उससे कम पसंद आया 3 दे देगा, D सबसे उसके देखने में बेकार आदमी लग रहा उसको भी वोट देगा लेकिन 4 दे देगा। अब मान लीजिए अब इसको क्या, ऐसे सारे सदस्य सारे जितने होंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितना मैंने 54 में बताया, अनुच्छेद 54, वो सारे लोग जाएंगे वोट डालने। कोई इसको 1 देगा, कोई इसको दिया, कोई इसको 2 देगा, कोई इसको 4 देगा, कोई इसको 3 देगा। जरूरी नहीं है कि एक ही सबके देखने में पसंद आएगा, ऐसा तो जरूरी है ना, किसी का कोई पसंद हो सकता है। अब अपने अपने पसंद से सारे लोग जाएंगे, 1 2 3 4 सबको वोट दे के चले आएंगे। अब जब सबको वोट दे लिया जाएगा उसके बाद वो बक्सा बंद हो जाएगा। अब उसको कुछ दिन बाद खोला जाएगा, चुनाव की गणना जो होगी उसको वोट का गणना किया जाएगा। अब वोट का जब गणना चलेगा तो उसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये देखिए कि 1 नंबर का वोटिंग सबसे ज्यादा किसको मिला। 1 नंबर का जो वोटिंग होता है यानी 1 नंबर सबसे ज्यादा किसको दिया गया। तो 1 नंबर मान के चलिए कुछ समय के लिए, मान के चलिए मैं सब बात आपको अभी यहाँ बताऊंगा। मान के चलिए A जो था ये सबसे ज्यादा A को टोटल वोट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, टोटल वोट 100 वो पड़े थे, 100 वोट टोटल पड़े हैं। इस 100 वोट में 40 वोट जो है अकेले A पा गया। फिर B को देखा गया, भैया तू कितना पाया, तो B ने कहा हमने जो पाया वो 30 वोट पा गया। C को कहा गया तू कितना पाया, C को देखा गया ये 20 वोट पा गया और D को देखा गया कि 10 वोट पाया था। अब देखा जाएगा 1 नंबर सबसे ज्यादा कौन पाया, तो कहा जाएगा A पाया है, तो A को राष्ट्रपति बनाया जाए, नहीं गलत, A को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। A सबसे ज्यादा 1 नंबर पाया है, ये तो बात सही है, लेकिन ये देखा जाएगा कि क्या A ने जो सबसे ज्यादा वोट को पाया है वो कुल डाले गए वोटों का यानी कि 100 वोटों में 50% प्लस 1 वोट उसका हो रहा है। अगर हो गया तो राष्ट्रपति बना दीजिए, नहीं होगा तो प्रक्रिया अलग हो जाएगी। मान के चलिए ये यहाँ समझने के लिए हम लोग 40 30 20 10 को अभी कुछ समय के लिए करते, इसको 60 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते, इसको 15 कर लेते, कितना होगा 60 70 80 85 और यहाँ पे हम लोग 20 कर लेते, 20 कर लेते और यहाँ पे हम लोग 15 कर लेते, यहाँ 60 कर लिए, यहाँ 20 किए 80 और ये 10 90 95 और इसको 5 कर लिए।
इस तरह से मान लीजिए अभी कुछ समय के लिए मान के चलिए ए ने 60 पाया, बी ने 15 पाया, सी ने 20 पाया, डी ने 5 पाया। कहा जाएगा सबसे ज्यादा वोट कौन पाया, एक नंबर में वोट कौन पाया, तो ए पाया। तो ए को ये देखा जाएगा कि कुल डाले गए वोटों में क्या 50% प्लस 1 वोट पाया। अगर पा गया तो इसको राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो ए ने कितना पाया, 60 पाया, और चाहिए कितना, 50% प्लस 1, इसका 100 का कितना हो जाएगा, 51। 51 जो पाएगा वही विनर होगा, वही जीतेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा। ए ने कितना पाया, 60 पा गया, तो ए को तो राष्ट्रपति अब बना देना चाहिए। अब मान के चलिए जो मैं पहले लिखा था वो समझाने चले। यहाँ पे ए राष्ट्रपति बन गया, अगर 50% प्लस 1 मिल गया तो बन गया। मान लीजिए 50% प्लस 1 वोट ए नहीं पाया, अब क्या होगा। अब मान लीजिए ए ने यहाँ पे 40 पाया, बी ने जो है 30 पाया, सी जो है वो 20 पाया, और डी जो है वो 10 पाया। अब कहा जाएगा कि एक नंबर का पहले जब बॉक्स खुलेगा तो कहा जाएगा देखो एक नंबर सबसे ज्यादा कौन पाया, तो कहा जाएगा ए पाया। ये मैं रख रहा हूँ, ये मत सोचिए इसके कोई इसमें से हो सकता है, ABCD में से कोई हो सकता है, ये बस समझने के लिए आपको याद रखना। ए को देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट पाया, कितना पाया भैया, 40 पाया, बी ने 30 पाया, सी ने 20 पाया, डी ने 10 पाया, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन पाया, ए पाया। तो ए को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। लेकिन बनाने से पहले हमने कहा कि कुल डाले गए वोटों में क्या देखना पड़ेगा, 50% प्लस 1। अब ए ने सबसे ज्यादा पाया है तो क्या वो उसका वोट 50% प्लस 1 हो रहा है, तो कहा जाएगा नहीं हो रहा है। तो कहा जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो ये राष्ट्रपति कतई नहीं बनेगा, भले सबसे ज्यादा वोट क्यों ना पाया हो, इसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। अब ये कहा जाएगा कि ये सबसे ज्यादा वोट पाकर भी 50% प्लस 1 नहीं ला पाया, इसलिए राष्ट्रपति नहीं होगा। तो संविधान का तहत क्या किया जाए, तो उसके लिए नियम ये है कि इसमें देखा जाएगा सबसे कम वोट कौन पाया, तो सबसे कम कौन पाया, डी पाया। कितना पाया, 10 पाया। अब डी मान लीजिए 10 लोगों ने जाकर के डी को 4 नंबर दिए हैं, तो ये बताइए वो 10 लोग जो होंगे वो अपना एक नंबर इसमें से किसी को तो जरूर दिए होंगे, चाहे ए को दिए हो, चाहे बी को दिए हो, चाहे सी को दिए हो। तो जिसको दिए होंगे समझिए वही राष्ट्रपति 50% प्लस 1 पे बनेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इसका जो सेकंड वरीयता क्रम होगा, इसके वोट को यहीं के यहीं क्या किया जाएगा, खत्म कर। जो सबसे कम पाया माना जाएगा इसका वोट एकदम रद्दी कागज है, ये किसी के लायक नहीं है पहले चरण में। और उसके वोट को निकाल करके ये अभी अपना एक नंबर किसको दिया होगा उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, सब में बांट दिया जाएगा। और बांटने के बाद देखा जाएगा कि अब 50% प्लस 1 हुआ, अगर हो गया तो राष्ट्रपति बन गया, और नहीं होगा तो कहा जाएगा अब दूसरी वरीयता शुरू किया जाए। अब 2 नंबर की वरीयता शुरू किया, तीसरी वरीयता, और इस तरह से वरीयता क्रम चलता रहेगा। कब तक, जब तक भारत का राष्ट्रपति 50% प्लस 1 वोट नहीं पाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलेगा। और इससे संबंधित अगर मान लीजिए कोई विवाद हो गया, वोटिंग इससे संबंधित विवाद हो गया, तो मसला सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला इस पे सुनाएगा तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला माना जाएगा, उसमें कोई कटाक्ष करने वाला नहीं होगा, वो अंतिम डिसीजन देगा। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हमने आपको बताया, निर्वाचन रीति से एकल संक्रमण मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा। विधानसभा और संसद सदस्य के मत मूल्य को बताया। यहाँ पे आपको जोड़ घटाना नहीं करना है कि किसी राज्य की जनसंख्या निकालने लगे विधायक सांसद, वो जोड़ घटाना आपको नहीं करना, वो आपको एग्जाम से दूर दूर तक मतलब नहीं। लेकिन ये परिभाषा, ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है कि एक विधानसभा के सदस्य सीट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया राज्य की कुल जनसंख्या लेना पड़ेगा, और जितने सारे राज्यों में कुल निर्वाचित विधायक होंगे उनकी संख्या लेना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको ये जो मैंने बताया ये आपके समझने के लिए केवल है। एकल संक्रमण मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मैंने बता दिया, वोट सबको देना है और अनुपात में बांट दिया जाएगा। इसके वोट को 50% प्लस 1 वोट जो पाएगा वही विनर होगा, वही राष्ट्रपति होगा। पहले चरण की वरीयता में अगर कोई 50% प्लस 1 नहीं पाएगा तो विनर नहीं माना जाएगा। लास्ट वाले को मैंने क्या बताया, वोट को समाप्त कर दिया जाता है, और जितने लोगों ने इसको वोट दिया है 4 नंबर का
देखा जाएगा कि इन लोगों ने एक नंबर किसको दिया, वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा वोटों को, वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको जिसको एक दिया गया रहेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तीनों में जरूरी नहीं हो सकता है सबसे ज्यादा इन तीनों में एक को दिया हो तो यही राष्ट्रपति बन गया। तो ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफर करने के बाद देखा जाएगा 50% +1 वोट की फार्मूला का अगर पूरा करेगा तो उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। नहीं तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, वरीयता नंबर 2, वरीयता नंबर 3, वरीयता नंबर 4, ऐसे करके इसी फार्मूले के हिसाब से प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। लेकिन साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिसकी सरकार होती है ज्यादातर यही देखा जाता है राष्ट्रपति उसी का होता है, और ये जाहिर सी बात है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई सरकार अपना बनाया है, प्रधानमंत्री बन गया, लोकसभा में उसका बहुमत है, राज्यसभा में भी उसके कुछ सीट होंगे और कुछ वो क्षेत्रीय राज्यों में भी कुछ जगह पे अपनी विधानसभाओं में सरकार बनाए रहता है। तो राज्य विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा, इन सब जगहों पे सरकार के ही सदस्य होते हैं, तो सरकार के इशारे पे ज्यादातर वो काम कर लेते हैं। इसलिए जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री, उसी पार्टी का राष्ट्रपति बन जाता है। ये अक्सर देखा जाता है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होगी केंद्र में, जो प्रधानमंत्री होगा, अगर वो गठबंधन की सरकार नहीं है, बहुमत में है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि राष्ट्रपति उसी के होंगे, क्योंकि उसके लोकसभा में भी आदमी होंगे, राज्य विधानसभाओं में भी होते हैं, और विधानसभा के ही सदस्य राज्यसभा में सीट के लिए भेजते हैं, तो राज्यसभा में भी उसके आदमी मिल जाते हैं। ज्यादातर उसी पार्टी के लोग जो होंगे, उस सरकार पक्ष के ही पार्टी के लोग उसके राष्ट्रपति का निर्वाचन कर देते हैं। 55 तक की बात मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग 56 से संबंधित जो मुद्दे हैं इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बहुत ज्यादा बात थी, इसलिए मैंने बताया 56 से लेकर के 61 तक के अनुच्छेदों को मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। फिर तीसरी पार्ट लेके आऊंगा तो कार्यपालिका, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, स्वयं विवेक की शक्ति, ऐसे तमाम सारे राष्ट्रपति को शक्ति है। तो राष्ट्रपति के शक्ति संबंधित मुद्दों पे बातचीत करूंगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर मैं वीडियो लेके आऊंगा तो लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 वीडियो में हम राष्ट्रपति को आपको पूरी तरह से कवर कर देंगे। इतनी सारी बातों को चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अपने समझने के लिए। बाकी आप लोग मेरा भी सहयोग करते रहिएगा। चैनल से अगर नए जुड़े हैं, बात आपको समझ आ रहा है तो निसंदेह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी जब मैं अपनी अगली क्लास में मिलता हूं तो बात करता हूं संविधान के अनुच्छेद 56 से लेकर के 61 तक के मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।